जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं हूँ जीवन सर और आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। अगर आपने बिहार की फॉर्म भरी है तो उसके लिए मैंने पिछला वीडियो जो था 6 मंथ का था। अब जो मैंने वीडियो लाया लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स लेकर के आया है और इस कड़ी का यह दूसरा वीडियो है। इसमें ऐसे प्रश्न है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने टीचर्स लर्निंग सेंटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप वीडियो को देखें, पूरी देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसी प्रकार की क्वेरी के लिए हमें कमेंट करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। 12 मंथ के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं और इस कड़ी में ये दूसरा है और कल आपको तीसरा मिलेगा। मैं साल भर का आपको करा दूंगा, इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो पहला प्रश्न है, भारत में घरेलू नौकायन शुरू करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का क्या नाम है? क्रूज लाइनर क्या होता है? देख लीजिए तस्वीर। क्रूज लाइनर एक भयंकर टूरिस्ट जहाज होती है। ये देखिए, इस जहाज को जरा आप देखिए और ये असली में यही वाला बना है जो आप देख रहे हैं ना तस्वीर, यही वाला क्रूज लाइनर। यानी एक मल्टी फैसिलिटी जहाज होती है जिसमें लोग चढ़ करके घूमने जाते हैं, जैसे कि हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, बस की यात्रा करते हैं, उसी प्रकार का। तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है कोस्टा सेरेना, ऑप्शन बी महासागरीय नाविक, ऑप्शन सी भारतीय क्रूज एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी रॉयल इंडिया ओडिसी। तो इसका सही जवाब है कोस्टा सेरेना। क्या नाम है इसका? कोस्टा सेरेना। यह केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 3 नवंबर 2023 को मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू नौकायन का शुभारंभ किया। सवाल नंबर 2, भूटान के राजा कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक बिचुंग भूटिया, सी नंबर है सी जिनपिंग और डी नंबर है आन सान सू की। तो इसका सही जवाब है, ये तस्वीर पहले आप देख लीजिए। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, मात्र 28 वर्ष की उम्र में, जैसा कहा जाता है, मैं मुझे नहीं पता इसकी असली 28 वर्ष है कि नहीं, लेकिन यहाँ जैसा कहा है उसी हिसाब से बताता हूँ। मात्र 28 वर्ष की उम्र में ये भूटान के राजा बने हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 3 नवंबर 2023 को भारत की 8 दिवसीय यात्रा के लिए गुवाहाटी आए थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गोपीनाथ बिरदोलई हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? तो सही जवाब है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये भूटान के नए राजा। तीसरा सवाल है, वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार की विजेता कौन है? सर थॉमस रो, बी नंदनी दास, सी एक ब्रिटिश नागरिक राजनयिक और डी है एक गुमनाम लेखक। यानी कौन लेखक है पता नहीं। तो ऐसा नहीं है, ये जो नाम है ये ऑप्शन बी है नंदनी दास। ये जो नंदनी दास है इन्होंने एक पुस्तक लिखी है कोर्टिंग इंडिया, उस पर मैं बता रहा हूँ। ये मुगल कालीन व्यवस्था पर एक किताब लिखी है जिसका पूरा नाम है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए पुरस्कार जीता है। तो इन्होंने मुगल इंडिया पर एक किताब लिखी, जो मुगल वंश था ना भारत पर, उस पर लिखी है, इसलिए इसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार, और यही अगर भारत में मिलता है तो इसका नाम हो जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। सवाल नंबर 4, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का विशेष फोकस क्या है? ये देखिए लोगो, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 3 से 5 नवंबर को हुआ, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका जो मेन फोकस है वो क्या है? जैविक खेती, समुद्री भोजन का प्रसंस्करण, या बाजरा, या डेयरी उत्पाद। तो अभी देखिए पूरी दुनिया और उसमें भारत भी मोटे अनाज को लेकर के बहुत मतलब अपने विचार को सोच रहा है कि कैसे मोटे अनाज को लोग खाना में शामिल करें,
उससे तरह तरह के बिस्किट बन रहे हैं, कुकीज़ बन रहे हैं। तो मोटे अनाज में क्या होता है, आयरन होता है और ये पौष्टिक से भरे हुए होते हैं, तो लोग इसे शामिल करें। तो इसलिए इस जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का जो आयोजन हुआ था, इस पर मोटो रखा गया था बाजरा को। बाजरा, मकई, ये सब मोटे अनाज में आते हैं, रागी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में एक मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। ये देखिए, ये है बाजरा। आप इसे देखेंगे तो आपको ये एक माइक की तरह दिखाई देगा और दाना 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 उसमें चिपका हुआ। जब ये फटता है ना, तो ये जब पक जाता है तो ये फटने लगता है, फिर इसको झाड़ लिया जाता है। और इसकी खेती के लिए बहुत कम बारिश की ज़रूरत होती है, तो राजस्थान जैसे इलाके में भी इसे आसानी से उगाया जा सकता है और भारत के अन्य राज्यों में ये उगता है। सवाल नंबर 5, नवंबर 2023 में दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी यानी AI सेफ्टी समिट 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? और ये कब हुआ था, ये सुन लीजिए। 1 नवंबर से 2 नवंबर 2023 को हुआ था और ये हुआ था यूके में। कहाँ हुआ था? यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम में। तो अब यूनाइटेड किंगडम को हम लोग ग्रेट ब्रिटेन के भी नाम से जानते हैं, कभी कभी हम लोग इसको इंग्लैंड भी जान लेते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन है नई दिल्ली भारत, बंकिमशायर यूनाइटेड स्टेट, लंदन यूनाइटेड स्टेट, सिलिकॉन वैली USA। तो आपको तो 2 ऑप्शन तो छट गया होगा, क्योंकि मैंने आपको यूके कह दिया। अब यूके में कौन सा, बंकिंगमशायर कि लंदन? तो इसका सही जवाब है बंकिंगमशायर यूनाइटेड किंगडम। तो AI सेफ्टी समिट 2023 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप समझ ही रहे होंगे, जिससे कि आप आजकल के मोबाइल को देखते हैं, आप मुंह से कमांड दीजिए, बोल दीजिए कमांड, तो वो समझ जाता है। रोबोट में आर्टिफिशियल, आजकल लैपटॉप भी आने लगे हैं और टीवी भी आने लगे हैं, तो ये सब समझता है कि आप उसको क्या कमांड दे रहे हैं। आपने एलेक्सा को देखा है, आपने कई सारे कारों को देखा है जिसमें फिर अमेजन में आपने देखा, जो कमांड हम देते हैं, मुंह से बोल भी देते हैं, तो समझ जाता है कि ये क्या कहना चाहता है। गूगल है, तो इस पर सेफ्टी चाहिए, क्योंकि इसे कोई भी हैक कर सकता है अगर सेफ्टी नहीं हुई तो इसके लिए दुनिया में पहला बार एक मीटिंग हुआ, AI सेफ्टी समिट इसको बोलते हैं, जो यूनाइटेड किंगडम के बंकिंगमशायर में किया गया। सवाल नंबर 6, चीन के हांगजू में पैरा ओलंपिक एशियाई पैरा ओलंपिक गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? यानी चीन के हांगजू में एक पैरा एशियाई गेम्स हुआ 2023 में, उसमें भारत को कितने पदक मिले थे? 82, 111, 303 या 15? तो देखिए यहाँ तस्वीर जो आप देख रहे हैं, 4th एशियन पैरा गेम्स में भारत को मिले हैं 111 पदक। कितने पदक मिले हैं? तो 111 पदक मिले हैं, जिनमें से 18 स्वर्ण पदक है, 23 रजत है और 41 कांस्य शामिल है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो अब तक दुनिया में इतना पदक किसी देश ने, भारत ने कभी भी नहीं जीता। किसी देश ने क्या, बहुत तो नहीं जीता है, लेकिन भारत ने कभी भी किसी देश के खिलाफ इतना पदक नहीं जीता था। तो इस बार एशियाई पैरा ओलंपिक में उसने जीता है। सवाल नंबर 7, हाल ही में कतर में 8 भारतीय नागरिकों की मौत की सजा सुनाई गई है। जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो वे कतर में किस क्षमता से काम कर रहे थे, यानी वे क्या कर रहे थे वहाँ पर जिसे उसने पकड़ लिया? चिकित्सा पेशेवर थे, श्रमिक, निर्माण श्रमिक थे, या पूर्व नौसेना अधिकारी थे, या राजनयिक थे? तो ये तस्वीर देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये पहले वहाँ पर नौसेना अधिकारी के तौर पर कार्य कर रहे थे, फिर उन्हें फांसी की सजा कतर में दी गई। कतर की राजधानी दोहा है, आपको ये भी याद रखने हैं। इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में कतर में 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई है। ये व्यक्ति कतर के
अधिकारियों के लिए पनडुब्बी परियोजना पर अल दहरा कंपनी के लिए काम करने वाले पूर्व नौसैनिक अधिकारी थे, जब उन्हें 1 साल पहले हिरासत में लिया गया। यानी वो एक अल दहरा कंपनी थी, उसके लिए काम कर रहे थे, जो कि पनडुब्बी बनाते हैं, उस पर काम कर रहे थे। तभी इन्हें एक आरोप इन पर लगाया गया कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं और इन्हें गिरफ्तार करके मौत की सज़ा सुनाई। सवाल नंबर 8, 24 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? सामिया इमाद फारूकी, उन्नति हुड्डा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। तो इसका सही जवाब है उन्नति हुड्डा। ये देख रहे हैं मात्र 14 वर्षीय, हरियाणा के 14 वर्षीय, ये देख लीजिए, और इन्होंने यह कारनामा करके दिखाया है, एकल का खिताब जीता है। उन्नति हुड्डा ने 24 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब का जीता है और मात्र इनकी उम्र 14 ईयर्स है। सवाल नंबर 9, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, जिसको गगनयान भी कहा गया, भारत के पहले, फिर से, मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन जिसको गगनयान कहा गया, तो गगनयान के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किस संगठन ने किया? क्रू एस्केप सिस्टम मतलब जो क्रू मेंबर होते, जो पायलट होते, जो उसमें यात्री बैठेंगे, अभी तक तो यात्री नहीं गया है, तो यात्री जो बैठेंगे अगर उन्हें लैंडिंग करनी हो तो एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो रॉकेट से कट के अलग हो जाना चाहिए, और जब वो अलग हो जाए तो उसका लैंडिंग भी सही तरीके से होना चाहिए ताकि उसको नुकसान कम हो। तो इसके लिए किस संगठन ने ये काम करके दिखाया है, सफलतापूर्वक इसे करके दिखाया है? नासा ने, इसरो ने, ईएसए ने या रोस्कोस्मोस ने? तो अब देख लीजिए गगनयान को, आप समझ लीजिए। पहले देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं एक रॉकेट है, आप यहाँ देखिए रॉकेट में ये मॉड्यूल, ये देखिए यहाँ पर ये रॉकेट है और ये रॉकेट में ये मॉड्यूल लगा हुआ है ना। इतना मोटा कैसे हो गया, ये देखिए, यहाँ पर लगा हुआ होता है। पहले लॉन्च होता है तो ये कुछ दूरी के बाद ये अलग हो जाते हैं, फिर ये अलग हो जाता है, और अंत में जब इसे लैंडिंग करना होगा तो इसको वो उसमें से अलग कर लेंगे और फिर इसमें से ये पार्ट और ये पार्ट अलग हो जाएगा। तो यही इसी पार्ट के अंदर में लोग बैठेंगे अब, और सबसे पहले इसमें रोबोट भेज करके देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सबसे पहले इंसान को ही भेज दिया जाए, पहले रोबोट को देखेगा क्या उसमें नुकसान है, क्या फ़ायदा है। लेकिन अभी तक इन्होंने सफल ऐसा करके दिखाया है, और ये 21 अक्टूबर 2023 को भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए क्रू एस्केप जो सिस्टम है वो सफल रहा है, और जब उड़ान भरा उसके 9 मिनट के बाद ये क्रू मॉड्यूल श्री हरिकोटा से लगभग 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में सफल लैंडिंग करके दिखाया है। तो ये इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक माना जा सकता है। सवाल नंबर 10, भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का नाम क्या है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में आरआरटीएस के शुभारंभ के अवसर पर किया? स्पीडी एक्सप्रेस, तीव्र भारत, नमो भारत, क्विक रेल 1। तो इसका सही जवाब है नमो भारत। ये देखिए इंडिया की एक मान के चलिए कि शुरुआत कर रहे हैं ये, कि अब देखिए नाम ट्रेन को देख करके नहीं पता चल रहा है कि ये ट्रेन हो सकती है कि एक स्पीड वाली ट्रेन हो, आपको देख करके लग रहा होगा। तो ये फुल्ली स्पीड तो नहीं है, लेकिन उस दिशा में एक पहला कदम आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी एक ट्रेन है जो अभी इसको चलाया जाएगा मात्र 82 किलोमीटर, और 82 किलोमीटर को ये 55 मिनट में कवर करेगी। तो इसकी स्पीड को आप देख पा रहे होंगे 100 के करीब रखा गया है। तो यहाँ देखिए कहाँ से कहाँ चलेगा, ये देख लीजिए आप, यहाँ गाजियाबाद के देख रहे होंगे आप, है नहीं गाजियाबाद के इलाका यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर के मोदीपुरम तक ये चलेगा। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूँ
जो इसकी जानकारी है कि नमो भारत इस ट्रेन का नाम है। और इस ट्रेन की आप तस्वीर को देखिए तो आपको क्लियर लग रहा होगा कि ये एकदम कितना ये मेट्रो की तरह इसको बनाया गया है। आप देखिए इसकी तस्वीर को, कितना सुंदर लगता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमको तो मेट्रो की तरह लगता है, बाकी आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके हमको बताएंगे, आपको अगर कुछ और लगता हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, तो आप याद रखिएगा ये क्षेत्रीय है, अभी बहुत दूर तक इसको नहीं चलाया गया है, तो इसीलिए इसको रैपिडक्स ट्रेन कहा गया है और जिसका नाम रखा है नमो भारत। हरी झंडी दिखाई और ये इसका शुभारंभ कर दिया। तो नमो भारत ट्रेन 152 से 155 की स्पीड में ट्रैक पर दौड़ेगी। तो सेमी स्पीड हम अगर बोल सकते हैं इसको, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बहुत फास्ट नहीं है, बहुत स्लो भी नहीं है, लेकिन इस दिशा में एक शुरुआत हो गई है। तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन मानी जा सकती है। आपको दो बातें याद रखें, कहाँ से कहाँ तक, तो ये साहिबाबाद से लेकर के मोदी नगर तक, ठीक है। एक नया नाम है मोदी नगर। अब 11वां प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? आर माधवन को, वहीदा रहमान को, विवेक अग्निहोत्री को, पंकज त्रिपाठी को। तो ये पुरस्कार दिया गया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा, जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा वहीदा रहमान को दिया गया। किसको दिया गया है? तो ये है वहीदा रहमान। प्रतिष्ठित अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित कर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई है। उन्होंने कहा कि सुश्री वहीदा रहमान अपनी कला और व्यक्तित्व से फिल्म उद्योग के शिखर तक पहुंची है। ये बात कही थी द्रौपदी मुर्मू ने, हमारे राष्ट्रपति ने। क्वेश्चन नंबर 12, किस खेल को ओलंपिक गेम्स लॉस एंजिल्स 2028 में शामिल करने की घोषणा की गई है? T20 क्रिकेट, रग्बी, टेनिस, गोल्फ। तो आपको मैंने तस्वीर लगा दिया तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में तस्वीर दे देगा। तो इसे आप याद कर लें। तो T20 को ये शामिल किया गया है 2028 में ओलंपिक गेम्स लॉस एंजिल्स। लेकिन ये आप ना समझे कि ये पहली बार ऐसा हुआ हो, ऐसा पहले भी हो चुका है और एक बार हुआ है, मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें नीता अंबानी को हेड बनाया गया है, इसको सम्मानित किया गया था कि चेयरपर्सन होता है ना, वो बनाया गया नीता अंबानी को, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये है T20। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक खेलों लॉस एंजिल्स 2028 में T20 क्रिकेट को और 4 अन्य खेलों को शामिल करने की घोषणा की है। और यह निर्णय 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2023 तक मुंबई, भारत में आयोजित 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के दौरान लिया गया। और ऐसा ही नहीं कि पहली बार हुआ, हमने आपको कहा था 1900 ईस्वी में पेरिस में ऐसा एक बार हो चुका है और ब्रिटेन ने फ्रांस के खिलाफ मैच में स्वर्ण पदक जीता था। इसका मतलब ब्रिटेन ने ये वाला ओलंपिक को जीता था और आज तक ओलंपिक में ये एकमात्र ऐसा क्रिकेट हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किन 2 सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? यानी कौन ऐसे 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं जिनको नवरत्न का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए ONGC और BHEL। तो ONGC, BHEL और इसके बाद है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड, सेल एंड गेल, कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC। तो यहाँ पर आप पहले का देख लीजिए कि क्या क्या कौन कौन है पहले से। ये देखिए PFC, HAL, NMDC, SCI, REC, इसके बाद OIL, इसके बाद EIL, NBCC, NALCO, इसके बाद NLC, HLC, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉनकोर। तो ये सब पहले से नवरत्न कंपनियां हैं
और दो ठो को शामिल किया, तो उसमें है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड। तो ये देखिए उनके ये सभी क्या है, ये देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने वाली कंपनियां हैं। तो ऊपर वाला है इरकॉन और दूसरा नीचे वाला जो आप देख रहे हैं वो राइट्स है, ठीक है। तो रेल मंत्रालय के अधीन इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों में 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनियों के रूप में नामित किया गया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत में कुल कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई, 16। पहले थी 14, 15वां हो गया इरकॉन और 16वां हो गया राइट्स। और इसके लिए 14 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि 14 अक्टूबर 2023 से ये बन गया है आपका नवरत्न कंपनी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत किस वर्ष ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना चाहता है? 2030, 2032, 2036, 2040। तो भारत 2036 में मेजबानी करने का लक्ष्य रखा है। जैसा कि 2036 की मेजबानी के लक्ष्य का पीछा कर रहा है, अभी देखिए क्या हो रहा है, अभी भारत चल रहा है 2023 में, लक्ष्य कितना रखा, 2036 में। तो आप सोच सकते कि इतना लेट क्यों। तो देखिए भाई, ओलंपिक कोई छोटा मोटा खेल होता नहीं है, और अगर इसको आपने ढंग से कर लिया तभी आपको मेजबानी का लक्ष्य फिर मिल सकता है। लेकिन अगर एक बार भी बेइज्जती हो गई या एक बार भी कुछ गड़बड़ी हो गई तो विश्व स्तर में नाम बदनाम होता है। उसके लिए एक बड़े स्टेडियम की जरूरत पड़ती है, ऐसे तुरंत नहीं हो जाता है, इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में इस उद्घाटन के दौरान ये बात की चर्चा की थी। सवाल नंबर 15, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रिपोर्ट में पर्याप्त डेटा वाले देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? 28वां, 111वां, 125वां, 202वां। तो ये भारत का स्थान 111वां है। अगर आप यहाँ इस मैप को देखें तो आपको कुछ झटके लगने वाले हैं। जितने भी आप देख रहे हैं ग्रीन है वो अच्छे हैं फूड सेफ्टी के मामले में, हंगर वहाँ के रेट कम है। लेकिन भारत देखिए आप यहाँ है और ये है पीले रंग, और जो पीला रंग है वहाँ पर आपको कंडीशन सीरियस माना गया है, यानी भारत में हंगर की स्थिति सीरियस है। एक तरफ भारत दुनिया में आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ भारत में भूखमरी भी बढ़ रही है। अब आप देखिए ये गंभीर स्तर को दर्शाता है। भारत को रैंकिंग मिली है 111वें स्थान पर, और इसको पॉइंट मिला है 28.7 पॉइंट। तो आप सोचिए 125 देश में सर्वे किया गया और भारत भूखमरी के मामले में 111वें देश पर है, तो कितने सोचने की बात है। और इसको देख रेख कौन करता है, इसकी जांच यानी ये जो रिपोर्ट प्रकाशित करता है वो करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स नाम की एक संस्था है जो इसका वार्षिक प्रकाशन करती है। इसके देखता है कि भूख के स्तर में दुनिया या कौन सा क्षेत्र किस स्थान पर आ रहा है। तो इसके लिए इसको भारत सरकार को सोचने की जरूरत है। 16वां प्रश्न है, भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय नागरिकों को सहायता करना, इजराइल में भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए व्यवस्था करना, यूके में भारतीय नागरिकों का समर्थन करना, अफ्रीका में चिकित्सा सहायता प्रदान करना। तो ऑपरेशन अजय ये देखिए है ना, और इसका जिम्मा दिया गया था विदेश सचिव एस जयशंकर को, और इन्होंने यह बात करके दिखाया कि जब इजराइल में युद्ध चल रहा है, अभी हाल ही में तो युद्ध हो रहा है वहाँ पर, तो इजराइल में जो युद्ध हो रहा था वहाँ पर फंसे भारतीय नागरिकों को कैसे वापस लाया जाए, तो इन्होंने एयर इंडिया की सहायता से ये कारनामा करके दिखाया है। वहाँ से अपने नागरिकों को इन्होंने वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय नामक एक अभियान चलाया, और जिसमें से
223 यात्रियों के साथ विशेष चार्टर्ड उड़ान, मतलब एक स्पेशल प्लेन 12 अक्टूबर 2023 को भारत पहुंच गया। सवाल नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? थॉमस बाख, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, इमैनुअल मैक्रोन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। कभी कभी आपको मिल सकता है थॉमस बाच, तो आप ये भी बात याद रखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक मुख्यालय लुसाने के लेमन लेक के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? इसका जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है वो लुसाने के लेमन लेक के किनारे है, और इसमें एक संग्रहालय है, एक पुस्तकालय है, एक शोध केंद्र है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय खेलों की झलक, समर्थन और निगरानी करता है। इसके अध्यक्ष थॉमस बाख हैं। आभा क्या है? एक कुकिंग ऐप, एक डिजिटल स्वास्थ्य खाता, एक फिटनेस ट्रैकर, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आभा एक कार्ड है जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, और ये है एक डिजिटल स्वास्थ्य खाता। यदि आप आभा आईडी बनाते हैं तो आप खुद से बना सकते हैं, इसको कुछ दिक्कत नहीं है। आप किसी भी एम्स का एक एड्रेस खोल लीजिए और उसमें आभा आईडी बनाने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि अब क्या है कि आपने कहीं इलाज कराया, तो जब आपने इलाज कराया तो आपको डॉक्यूमेंट मिले। अब वो डॉक्यूमेंट क्या करते हैं, आपको ले करके सब डॉक्टर के पास दौड़ते रहना है। लेकिन अगर आप आभा आईडी के द्वारा अपना डॉक्टर कंसल्टेशन बुक करते हैं तो जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, जो भी दवाएं लिखेगा, जो भी जांच होगी, सारे के सारे डिटेल आपके आभा आईडी कार्ड में अपलोड कर दी जाएगी। और जब भी आप कहीं ट्रांसफ़र किया जाएगा आपको डॉक्टर, तो वो आपका डॉक्टर आपको पहले से ही उनको पता है, उनके पास डिटेल पहुंच गया है कि फलाना पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट दिया गया है। इसके लिए आपसे डॉक्यूमेंट वो नहीं मांगेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट खो जाने की वजह से आपके इलाज में देरी होती है, आपको समस्या आती है। जब आपका पहले से कोई जांच हो गया है, तो मान लीजिए कोई पेशेंट है कि वो रांची रिम्स या देवघर एम्स में भर्ती हुआ है और उसे कुछ ऐसा नौबत आ गया, ट्रांसफ़र कर दिया, इनका रेफ़र कर दिया गया दिल्ली एम्स, तो जब वो वहाँ जाएगा तो उसे अलग से कागज़ प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके आभा आईडी में सारे डिटेल जुड़े हुए रहेंगे, जो वहाँ पर डॉक्टर आपसे आभा आईडी कार्ड मांगेगा और देख लेगा आपका क्या क्या इलाज हुआ है, आपके क्या क्या जाँच हुए हैं। इससे तेज़ी आती है जाँच में और इलाज में भी, तो ये एक अच्छा कदम है। तो अगर आपने आभा आईडी कार्ड नहीं बनाया तो बना लीजिए, और इसमें आपको एक 14 डिजिट का यूनिक नंबर मिलेगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये क्रांतिकारी कार्य है। तो इसमें क्या होता है, अब देखिए आपका सारा रिकॉर्ड आपके अकाउंट में जमा रहेगा, और सब देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें सारा डिटेल का मतलब सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी डिटेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, फाइटिंग पॉवर्टी विथ रिजिडिटी, सर्विस द ह्यूमैनिटी बेटर, मेकिंग द वर्ल्ड टुगेदर। तो इसका थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो जरा तस्वीर को आप देख लीजिए, और ये तस्वीर को भी आप याद रखने का प्रयास करेंगे कि क्योंकि अभी G20 शिखर सम्मेलन बहुत चर्चे में है, और यहाँ से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो इस वर्ष का थीम तो आपको पता चल ही गया क्या था। G20 शिखर समिट 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत भाषण के साथ G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो गई थी। तो आपको भी याद रखना है कि स्वागत भाषण किसने दिया था। और आपको एक और बात याद रखना, शेरपा पर सवाल 100% आएंगे, जो कि आपको मैं आगे पूछने वाला हूँ। निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मैक्सिको, तुर्की। तो सिंगापुर, आप तस्वीर देखिए ऐसे सुंदर सुंदर बिल्डिंग, ये
सिंगापुर का तस्वीर नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बताऊं, सिंगापुर भी स्वर्ग माना जाता है, तो सिंगापुर का ये तस्वीर नहीं है, ये सऊदी अरब का है, लेकिन मैंने समझने के लिए ऐसे लगा दिया आपको। तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। अब इसको याद कैसे रहेंगे, इसका ट्रिक चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में, इतना आपको ट्रिक याद रखना, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में, और लास्ट में बाहर से है लिख दीजिएगा, ठीक है। तो जी फॉर जर्मनी, यू फॉर यूएसए, आर फॉर रसिया, यू फॉर यूनाइटेड किंगडम, जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया। तो ये हो गया गुरुजी। एस फॉर साउथ अफ्रीका, आई फॉर इंडोनेशिया, टी फॉर टर्की, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया सीता, ए फॉर अर्जेंटीना, बी फॉर ब्राज़ील, ये अब हो गया। एस से सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, कनाडा, एसएससी हो गया। इसके बाद एफ फॉर फ्रांस, सी फॉर चाइना, आई फॉर इटली, एफसीआई हुआ। और इसके बाद एम फॉर मैक्सिको और ई फॉर यूरोपियन यूनियन। तो ये ट्रिक हमने दिया आपको ताकि आप याद रख सके किसका, तो G20 शिखर सम्मेलन के सदस्यों का। सवाल नंबर 21, भारत के G20 शेरपा कौन है। अब सवाल ये उठता है शेरपा कौन होते हैं। तो जितने भी देश आएंगे सब कोई अपना अपना एक शेरपा नियुक्त करेगा, जो वहाँ के स्वागत करेगा, जो डेलीगेशन आएगा उसका स्वागत करेगा, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो उनको मदद करने का प्रयास करेगा, ये शेरपा होता है। अगर हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहें तो अगुआ बोलते हैं इसको, या रिप्रेजेंटेटर भी बोलते हैं, या गाइड भी बोलते हैं, लेकिन ऐसे छोटे शब्दों का हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भारतीय G20 शेरपा कौन है, अमिताभ कांत, अरविंद पनगड़िया, शक्तिकांत दास, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो इसका सही जवाब है अमिताभ कांत। इससे पहले कौन थे, तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी थे भारत के शेरपा। और जितने भी देश होंगे सबके अपने अपने एक शेरपा होंगे, और इसमें क्या करता है, ये G20 सम्मेलन के दौरान अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं और सम्मेलन में वह नेताओं की मदद करते हैं। साथ ही उनका काम अपने देश के नीतिगत फैसले के सभी देशों को अवगत कराना होता है कि क्या क्या हो रहा है। तो मान लीजिए आपने समझ लिया ना क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, अगले साल G24 यानी 2024 में, है ना, अगले साल 2024 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, इंडोनेशिया, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील। देखिए हर साल होता है, तो ये अगला साल कौन करेगा, तो अगला साल करेगा ब्राज़ील। कौन करेगा, ब्राज़ील करेगा। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में होगा। और उसके बाद जो अगला होगा वो दक्षिण अफ्रीका में होगा। तो आपको याद रखना 23 हो गया आपका भारत, 24 होगा ब्राज़ील और 25 होगा दक्षिण अफ्रीका। ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है। सवाल नंबर 23, G20 का मुख्यालय कहाँ है, फ्रांस में, यूएसए में, चीन में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दरअसल G20 का कोई मुख्यालय नहीं होता है, ये देशों के साथ बदलते जाता है, यानी जिस देश में ये जाएगा तत्कालीन मुख्यालय वहीं हो जाता है, इसका कोई मुख्यालय नहीं होता, यानी मेजबान जो देश कर रहा है मेजबानी वही इसका मुख्यालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का G20 प्रेसिडेंसी लोगो किसने डिजाइन किया, अशोक गुप्ता ने, सुदर्शन पटनायक ने, अंशिका सिंह ने, राम वी सुतार ने। तो इसका सही जवाब है सुदर्शन पटनायक। उड़ीसा के पद्मश्री विजेता सुदर्शन पटनायक, जिसको आपने बालू की कई डिजाइन बनाते हुए देखा है, और ये वाला डिजाइन जो यहाँ पर तस्वीर आप देख रहे हैं इसी तरह उसने वहाँ पर बालू में बनाया था और उसी ने ये डिजाइन लोगो तैयार किया है। और तो सुदर्शन पटनायक जी इनका सही आंसर हो गया। तो इन्होंने रेत पर बनाया था। पद्मश्री आपको बताया मैंने मिला था इसको। ये 150 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा
एक बना के दिखाया था समुद्र तट पर। कहाँ पर? पुरी के समुद्र तट पर और बालू पर। इसमें आप कमल का फूल, धरती के साथ साथ तिरंगा और वहीं लोगों के नीचे जो लोगो बना उसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है और ये एक मशहूर सैंड आर्टिस्ट हैं। सवाल नंबर 25, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ आयोजित हुई? उदयपुर राजस्थान में, उज्जैन मध्य प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, शिमला हिमाचल प्रदेश में। तो पहली बैठक जो हुई थी वो उदयपुर राजस्थान में हुई और इनको भारत की तरफ से कौन? तो अमिताभ कांत थे। और उदयपुर कहाँ पर होता है? तो राजस्थान में है। उदयपुर एक जगह का नाम है राजस्थान की। अब आपको कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए सवाल है कि भारत की अध्यक्षता में प्रथम G20 सांस्कृतिक समूह की बैठक, देखिए अभी यहाँ पर आप देखिए कौन सी बैठक है, ये देख लीजिए आप, पहली शेरपा की बैठक, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लीजिए सवाल क्या है, सांस्कृतिक समूह की बैठक कहाँ हुई थी? उज्जैन मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, शिमला हिमाचल प्रदेश, खजुराहो मध्य प्रदेश। आपको कमेंट करके ये वाली बताना है कि इसकी बैठक कहाँ हुई थी। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आग्रह करूंगा, कंटेंट अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए तो लेट मत करें, जल्दी से कर दें। मैं कल फिर इस तरह के करंट अफेयर्स को लेकर के आऊँगा और वो महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट होगा 3। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।